हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है सीरीज के बारे में और सेशन के बारे में, हम लोग क्लास 11th को टारगेट कर रहे हैं, क्लास 12th को टारगेट कर रहे हैं। अगर करंटली आप क्लास 11th में हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप पीसीएम से हो या आप पीसीबी से हो, तो आपका कंप्लीट सिलेबस इस पर्टिकुलर चैनल पर कराया जाएगा। या आप 11th-12th कर चुके हैं, 11th-12th पास आउट है और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का हो या वो इंजीनियरिंग रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पर आप इस चैनल की हेल्प से और इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड हो रही है उनकी हेल्प से अपनी तैयारी को एक नया बूस्टअप दे सकते हो, अपनी तैयारी को एक नया पंप दे सकते हो और यहाँ से कंप्लीट रिवीजन अपना कर सकते हो। अगर मैं बात करूं क्लासेस किस तरीके से हो रही है, तो एज यू नो मी, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर, तो मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूंगा। अगर क्लास अपलोड करने की मैं बात करूं कि किस तरीके से क्लासेस आ रही है चैनल के ऊपर, तो 11th क्लास का आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलती है और 12th क्लास की प्लेलिस्ट आपको एक अलग मिलती है। अगर आप 11th वाले प्लेलिस्ट में आओगे तो वहां पर आपको 11th के मैथ्स के जो भी चैप्टर है वहां उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो 12th वाले प्लेलिस्ट में आते हो। तो अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th में हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था मैट्रिसेस चैप्टर से, और मैट्रिसेस चैप्टर को हमने लगभग लेक्चर नंबर 8 या 9 या 8 लेक्चर लिए और उसमें पूरा मैट्रिसेस कंप्लीट कराया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 डिटरमिनेंट स्टार्ट करा, जो कि छोटा चैप्टर है, उसमें हमें 3 लेक्चर लग गए और 3 लेक्चर में डिटरमिनेंट हमने पूरा करा। फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको 12th का माना जाता है और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, और फ्रॉम चाहे आप उससे सवाल जेडबलई मेंस में देखो या एमयू बीटेक में देखो, अच्छे सवाल वहां से पूछे गए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 10 से 11 लेक्चर में पूरा किया था। बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक सीरीज चलाई थी जिसमें 10-11 लेक्चर में वो कंप्लीट हुई, और उस सीरीज को अगर आप देखोगे तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, ग्राफ वगैरह सीखे थे और बल्कि उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा, यानी एडवांस लेवल तक हमने उस चैप्टर को सीखा। उसके बाद हमने फाइनली कैलकुलस सीरीज स्टार्ट की। कैलकुलस के बारे में जैसे कि आप जानते हो, कैलकुलस एक ऐसा चैप्टर है या कैलकुलस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां अगर मैं बोलूं कि 50% 12th कैलकुलस पर ही बेस्ड है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। आप उसमें लिमिट्स पढ़ते हो, आप उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, इंटीग्रेशन पढ़ते हो, डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो। पूरी एक बुक मैथ्स 2 की, वो 12th क्लास की, यानी 50% सिलेबस पूरा कैलकुलस में। और एएमयू बीटेक हो, चाहे एएमयू बीएससी हो, चाहे जेडबलई मेंस हो, अच्छे खासे सवाल कैलकुलस सीरीज से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कैलकुलस स्ट्रांग है तो कैलकुलस को बेसिकली 2 पार्ट में हमने तोड़ा हुआ है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। अगर आपने ये दोनों पोर्शन पे कमांड कर लिया कैलकुलस पर, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया और इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, तो कैलकुलस आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। लेकिन कैलकुलस सीरीज में एंट्री करने से पहले आपको फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, थ्रू आउट नॉलेज होनी चाहिए, यानी बेसिक से एडवांस तक। तो मेरी सीरीज का नाम तो मैंने कैलकुलस सीरीज रखा है, लेकिन इस सीरीज में अब तक कैलकुलस जैसा आपने कुछ नहीं देखा होगा। आज लेक्चर नंबर 15 है एंड टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ फंक्शन। ये पूरे 15 लेक्चर जब आप फंक्शन के देख लोगे तो आप कैलकुलस समझने के लिए तैयार हो चुके हो। तो बेटा, कैलकुलस में डायरेक्ट एंट्री मानना बहुत गलत है। कल से इंशाल्लाह हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे कैलकुलस में, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको समझने की कोशिश करोगे तो बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए कैलकुलस को समझने के लिए, कैलकुलस को अपनी फिंगर टिप्स पर करने के लिए आपको फंक्शंस की थ्रू आउट नॉलेज होना जरूरी है। और फंक्शंस लास्ट 15 दिन से हम फंक्शन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है इस कैलकुलस सीरीज का, जिसमें हम फंक्शन खत्म करने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक है फंक्शन का, जिसमें हम इनवर्स ऑफ द फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन का। ठीक है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ये कोई मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। ठीक है,
सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और 5। सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, ठीक है। और 1 ए से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, 4 डी से कनेक्टेड है और 5 ई से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है, ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में आप देख पा रहे हो, ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दो शर्तें हैं, ठीक है। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन is defined only if पहली शर्त the function must be a one function, जो फंक्शन है वो आपका वन फंक्शन होना चाहिए। दूसरी शर्त the function must be an onto function, an onto function। दूसरी शर्त हमारी ये है, अगर कोई भी फंक्शन ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है तो इसका मतलब उस फंक्शन का इनवर्स आपका डिफाइंड होगा। अभी इनवर्स किसी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं ये बाद का सिनेरियो है, यानी ये चीज हमें बाद में देखनी है कि भाई इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालेंगे कैसे, ये बाद की चीज है, बाद में देखेंगे। अभी ये देखना है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है क्या उसका इनवर्स हम निकाल पाएंगे या नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स एग्जिस्ट तो करना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स निकालो, तो इनवर्स कैसे निकालूं या या फिर क्या इनवर्स होगा, ये बात तो बात की है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि उस फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड भी है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड है या नहीं। तो अगर कोई फंक्शन है और आप देखना चाहते हो कि उसका इनवर्स होगा या नहीं, उसका इनवर्स डिफाइंड है या नहीं, तो वो फंक्शन दो बातें पूरी करता हो। पहली बात कि वो फंक्शन आपका वन फंक्शन होना चाहिए और वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। कुल मिलाके मैं बोल सकता हूं कि अगर हमारा फंक्शन वन और ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव की डेफिनेशन है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है कि बाइजेक्टिव एक ऐसा फंक्शन होता है जो वन और ऑन टू सेम टाइम पे हो। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि इनवर्स ऑफ या इनवर्स एग्जिस्ट only of bijective functions, only और bijective functions। ये बोलना मेरा गलत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इनवर्स सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शंस ही हमारे ऐसे फंक्शंस हैं जो सेम टाइम पे वन और ऑन टू होते हैं। तो अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को वन और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, मतलब उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम पे वी कैन क्लियरली सी दिस फंक्शन इज वन, ये फंक्शन हमारा वन है क्योंकि वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज सी है ना, वन है। एंड ऑन टू और ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इस फंक्शन का रेंज और इस फंक्शन का कोडोमेन बराबर है। ये बात आप देख पा रहे हो, इस फंक्शन का रेंज और इस फंक्शन का कोडोमेन
बराबर है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। सो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इस स्लाइड पर मैंने आपको सिर्फ यह समझाया है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। हमें ये क्लैरिटी आ गई कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट किन फंक्शन का करेगा, वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं, यानी वो फंक्शन जो 1 1 भी है और वो फंक्शन जो ऑन टू भी है सेम टाइम पर, उन फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड करता है। अब ये देखना है कि इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, तो इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो मेरा ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों था, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, ये फंक्शन है मेरा और ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में मैं लिख देता हूं, ये फंक्शन है मेरा जो ए से बी डिफाइंड है, ठीक है। और ये फंक्शन मेरा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। सो अच्छा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और इस फंक्शन का डोमेन अगर आप देखोगे, डोमेन अगर आप देखोगे तो इस फंक्शन का डोमेन में 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। और इस फंक्शन का रेंज अगर आप देखोगे तो रेंज में आपका ए बी सी डी और ई आ जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में हमारे पास ये नॉलेज है कि ये जो फंक्शन जिसकी मैपिंग हमें दी हुई है वो फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि वो सेम टाइम पर 1 1 और ऑन टू का रोल प्ले कर रहा है। इसका डोमेन 1 2 3 4 5 है और इसका रेंज जो आउटपुट्स है वो ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन एग्जिस्ट, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो इनवर्स होगा एक और फंक्शन जो g है, ठीक है। वो इनवर्स होगा g, और ये g डिफाइंड है b से a तक, ठीक है। ये जो इनवर्स है ना, तो अगर f a से b डिफाइंड है तो इनवर्स g b से a डिफाइंड होगा। और इस फंक्शन का अगर आप डोमेन देखो, डोमेन ऑफ g, तो इसका डोमेन है a b c d और e, और इस फंक्शन की रेंज है 1 2 3 4 5। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। देख पा रहे हो, इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज है, और इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन क्लियरली डिफाइन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हम इनवर्स ऑफ द फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं यहां डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन, ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी मेरी इनवर्स ऑफ द फंक्शन की, कि लेट एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड है, बी आ 1 1, बी आ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, और वो मेरा 1 1 फंक्शन भी है और वो मेरा ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। वो मेरा 1 1 फंक्शन भी है और वो मेरा ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। then there exist then there exist फंक्शन g जो डिफाइंड होगा b से, जो b से डिफाइंड होगा, such that fx is equals to y
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या विच इंप्लाइज दैट जी वाई इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है जी वाई इक्वल टू एक्स का मतलब समझ पा रहे हो ना, यानी इसके जो डोमेन थे वो इसकी रेंज, और इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन, ये इसका मतलब है, ठीक है। देन G is said to be the inverse of f। तो हम G को क्या बोलेंगे कि f का इनवर्स है। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। कि हमने क्या सीखा कि भाई सबसे पहले तो ये देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। वो कैसे देखेंगे, हमारा फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव है सेम टाइम पे, तो उसका इनवर्स होगा। इनवर्स क्या होगा इसका, एक फंक्शन g जो b से डिफाइंड है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इस वाले फंक्शन की रेंज, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो इस वाले फंक्शन का डोमेन। दिस इज नोन एज इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब बात आई इनवर्स निकालते कैसे है, उससे पहले इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। एक और बढ़िया डेफिनेशन और देखते हैं इनवर्स की, ये नोट हो गया हो तो ठीक है। वन मोर डेफिनेशन और देखते हैं इनवर्स की, इसको आप लिख सकते हो डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2, a function f defined from a to b is 1 1 and is 1 1 is 1 1 and on to is said to be invertible, is said to be invertible, is said to be invertible। उसको हम इन्वर्टेबल फंक्शन कब बोलेंगे, if there exist a function g जो डिफाइंड होगा b से, a function g जो डिफाइंड होगा b से, such that gof is equals to ia and fog is equals to ib, fog is equals to ib, then g is called the inverse of f, then g is called the inverse of f। ये हमारी डेफिनेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन नंबर 2 है। ये क्या बोल रही है डेफिनेशन नंबर 2, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 2 हमारी क्या बोल रही है वो मैं आपको बता दूं। देखो मान लेते हैं सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। सेट ए में अपने एलिमेंट हो गए ए बी सी और इसमें हो गए 1 2 3, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है जो ए से भी डिफाइंड है, ठीक है। क्लियरली ये दिख रहा है ये मेरा फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी है। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन बोलती है कि ये जो फंक्शन मेरा एफ है जो ए से भी डिफाइंड है, ये 1 1 है और ऑन टू है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। इस फंक्शन को इन्वर्टेबल कब बोलेंगे, अगर कोई दूसरा फंक्शन है जी जो बी से डिफाइंड है, ठीक है। कोई दूसरा फंक्शन है जी जो बी से डिफाइंड है, इस तरीके से कि जब आप गॉफ निकालो और जब आप फॉग निकालो, तो मैं इसमें आपको गॉफ और फॉग निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। गॉफ का मतलब है जी के अंदर एफ एक्स रखोगे, गॉफ का मतलब क्या है, जी के अंदर एफ एक्स रखोगे। तो जब आप जी के अंदर एफ एक्स रखो तो आपका आंसर एक्स आ जाए, और जब आप फॉग निकालो उसका मतलब है जब आप एफ के अंदर जी एक्स रखोगे उसका भी आंसर एक्स आ जाए। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन एफ है, आपने एक फंक्शन डिफाइन करा जी जो बी से है, आपने फॉग निकाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है एफ के अंदर जी एक्स, या आपने गॉफ निकाला जी के अंदर एफ एक्स,
और फॉग और गॉफ दोनों की वैल्यू एक ही आ गई, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। तो आप बोलोगे, देन आप कमेंट दोगे G इज द इनवर्स ऑफ एफ। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज हुआ है JEE मेंस की प्रॉब्लम में। अभी मैं प्रॉब्लम भी करवाऊंगा आपको, तो दिखाऊंगा किस तरीके से यूज हुआ है। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है फंक्शन की कि भाई अगर फॉग और गॉफ दोनों एक ही आ रहे हैं तो वो दोनों फंक्शन इनवर्स होंगे, मतलब वो फंक्शन उसका इनवर्स होगा, पहला वाला इनवर्टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है बात, इसको नोट करेंगे और फिर आगे बात करते हैं डिटेल में। अब बात करते हैं इनवर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, द ऐसे लिख लो, द स्टेप्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालेंगे कैसे, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है, चेक द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सारा हम काम करें ही क्यों, क्या पता वो 1 1 या ऑन टू ना हो। तो सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात है कि ये चेक करा जाए कि जो हमें एक फंक्शन दिया गया है क्या वो 1 1 और ऑन टू है, ये चेक किया जाए। अगर वो 1 1 और ऑन टू नहीं है, या 1 1 है और ऑन टू नहीं है, या ऑन टू है और 1 1 नहीं है, दोनों होना चाहिए। अगर वो 1 1 और ऑन टू नहीं है या उनमें से कोई एक नहीं है तो आगे का काम करेंगे ही नहीं, लिख देंगे इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पहला काम है चेक द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। दूसरा काम है इंटरचेंज, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे। तीसरा काम है फाइंड वाई, वाई फाइंड करेंगे, फाइंड वाई, और वो जो वाई होगा वही हमारा इनवर्स होगा, वो जो वाई होगा वही हमारा क्या होगा, फंक्शन का इनवर्स होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा, इस पॉइंट को याद रखेंगे, समटाइम्स वी गेट more than one value, more than one value of y। कभी कभी हो सकता है हमें y की एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाए, then according to the domain and range, the domain and range of the inverse reject one value। बात समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होता है वो रेंज होता है किसका, इनवर्स का, ये बात हम जानते हैं। और जो रेंज ऑफ द फंक्शन होता है वो डोमेन होता है इनवर्स का, वो डोमेन होता है इनवर्स का, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो एक बार मैं स्टेप रिपीट कर दे रहा हूं, 4 बल्कि 3 ही स्टेप है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है
कि आपको जो भी फंक्शन दिया जा रहा है सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि वो फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर वो वन वन या ऑन टू नहीं है ना, या कोई भी एक नहीं है, हो सकता है वन वन हो ऑन टू ना हो सकता है ऑन टू हो वन वन ना हो, तो आगे का काम बनता ही नहीं है, हम लिख देंगे इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। तो पहले चेक करा जाएगा कि वो फंक्शन वन वन ऑन टू है। अगर वो फंक्शन वन वन ऑन टू है तो स्टेप नंबर 2 क्या है, इंटरचेंज एक्स वाई, एक्स और वाई की जगहों को चेंज कर देंगे, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वाई, जहां जहां वाई होगा वहां वहां एक्स। तीसरा काम, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वाई की वैल्यू आएगी वही एफ एक्स का इनवर्स है, तो मैंने कहा भैया वाई इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू आएगी वही इनवर्स। लास्ट बात याद रखनी है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है y की एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए। अगर y की एक से ज्यादा वैल्यू आ गई तो इनवर्स के डोमेन और रेंज के हिसाब से आपको बाकी वैल्यूज को रिजेक्ट कर देना है और कोई एक ले लेनी है। और ये बात हमें पता ही है कि भाई किसी भी फंक्शन का डोमेन जो होता है वो उसके इनवर्स के रेंज के बराबर होता है, और किसी भी फंक्शन का रेंज जो होता है वो उसके इनवर्स के डोमेन के बराबर होता है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, लेट अस कम ऑन क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन पे आते, पहला सवाल लिख रहा हूं, लेट कोई फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड है, बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, वेयर a इज इक्वल्स टू आर माइनस टू, यानी डोमेन की बात कर रहे हैं, एंड b इक्वल्स टू b यानी रेंज r माइनस वन, ठीक है। देन f डैश इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, f डैश y इक्वल टू 2y प्लस वन अपॉन y माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी 3y माइनस वन, 3y माइनस वन अपॉन y माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी नो इनवर्टेबल, और ऑप्शन नंबर डी 2y माइनस वन अपॉन y माइनस वन, ठीक है। ये सवाल है। अब देखो, क्योंकि इस सवाल में हमारे पास, ये मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है, हमारे पास इस सवाल में ऑब्जर्व अगर कर रहे हो तो एक ऑप्शन नो इन्वर्टेबल का भी है। नो इन्वर्टेबल का मतलब ये ऑप्शन आप कब करेक्ट करोगे, हो सकता है कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हो और वो फंक्शन वन वन और ऑन टू निकले ही ना, वो फंक्शन वन वन और ऑन टू ना निकले, तो फिर ऑप्शन नंबर सी आप बोलोगे कि ये इन्वर्टेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो चेक करना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं है, तो पहले मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, देखो ये चीज, ये डोमेन और रेंज के बारे में बात दी हुई है इन्होंने, दिस इज डोमेन दिस इज रेंज। डोमेन क्या है, यू कैन टेक सारे रियल नंबर बट एक्सेप्टेड टू, क्योंकि एक्स माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो मैं चेक कर रहा हूं, पुट x1 इक्वल टू पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, मैं fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर रहा हूं। सॉल्व करते करते अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो x1 माइनस वन अपॉन x1 माइनस टू और x2 माइनस वन अपॉन x2 माइनस टू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई दोगे तो x1 x2 माइनस 2x1
-x2 +2, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई दोगे तो x1 x2 -x1 -2x2 और +2, x1 x2 +2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और -x1 इधर आ गया तो -2x1 और +x1 -x1 हो गया, ये उधर गया +x2, ये -x2 हो गया, ये कैंसिल आउट होकर x1 = x2 आ गया। तो fx1 = fx2 पुट करने पर मुझको क्या मिला, मुझको x1 = x2 मिल गया। तो ये तो मैंने लिख लिया कि ये फंक्शन मेरा 1 1 तो है ही और ऑन टू भी है, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड n2। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी तो मेरा आंसर अब नहीं हो सकता। इस बात की क्लैरिटी आ रही है? पहले मैंने सी हटाया, सी कैसे हटाया, अगर ये x1 ≠ x2 आ जाता, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है पीछे, तो फिर ये ऑन टू नहीं होता है ना, तो फिर ये इन्वर्टेबल भी नहीं होता। तो अभी ये मेरा 1 1 और ऑन टू है, मैंने चेक कर लिया, स्टेप नंबर 1 मेरा चेक ही तो है, मैंने चेक कर लिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब क्या करना है, अब भाई इनवर्स निकालते हैं, आओ इनवर्स निकालें। इंटरचेंज करना है y = x-1/x-2, तो इंटरचेंज x और y की जगह करोगे तो हो जाएगा x = y-1/y-2, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज xy -2x = y-1, ठीक है। और दिस इज xy -y = 2x -1, और y कॉमन ले लोगे, दिस इज x -1 और इज इक्वल्स टू 2x -1, और y = आ गया 2x -1 अपॉन x -1, 2x -1 अपॉन x -1, तो 2x -1 अपॉन x -1 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, ये है तो 2x -1 अपॉन x -1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया इनवर्स, ये मेरा f' या f इनवर्स बोल दो, f इनवर्स x आ जाएगा 2y -1 अपॉन y -1, 2y -1 अपॉन y, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, हमें इनवर्स ऑफ द फंक्शन बताना है, और फंक्शन है हमारा f(x) = log बेस a x प्लस √x² + 1, ठीक है। log बेस a x प्लस √x² + 1, a is greater than 0, a is not equal to 1, a is greater than 0 and a is not equals to 1, इसका इनवर्स बताते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इनवर्स बताते हैं, तो हमारे पास यहां से करूं, यहां लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास फंक्शन है y = log a log बेस a और दिस इज x प्लस √ के अंदर x² + 1, ये है, ठीक है। y = log बेस a x प्लस √x² + 1, दोनों साइड a की पावर ले लेंगे तो ये a की पावर y, log हटा रहा हूं यहां से, दिस इज x प्लस √x² + 1, सही है, log हटा दिया मैंने, तो ये हो गया a की पावर y, ये कैंसिल हो गया, x प्लस √x² + 1, दिस इज a की पावर y माइनस x इज इक्वल टू √x² + 1, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, सही करा है ना, a² + b² - 2ab, परफेक्ट है। और इधर से रूट हट जाएगा, डेट इज x² + 1, x² से x² हो गया कैंसिल,
ठीक है, और ये हो गया a की पावर 2y इक्वल टू 1 प्लस 2x a की पावर y। ये इस स्टेप की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो छोड़ो, इस स्टेप की तो जरूरत ही नहीं है ना, इतना ही रहने दो। ये a की पावर 2y, ये माइनस 2x a की पावर y इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज x एंड y, x और y को इंटरचेंज कर रहे हैं, x की जगह y की जगह x, तो ये हो जाएगा a की पावर 2x माइनस 2y a की पावर x इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना, a की पावर 2y की जगह हो गया a की पावर 2x, 2x की जगह हो गया 2y, a की पावर y की जगह हो गया a की पावर x। सही है, और ये हो जाएगा सर y इक्वल टू करके चीजें लिखनी है हमें, y इज इक्वल टू करके चीजें लिखनी है। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y a की पावर x, है ना, और a की पावर 2x माइनस 1 अपॉन, इसको इधर ले आ रहे 2a की पावर x इज इक्वल टू y। ये आ गया हमारा y इक्वल टू, यानी मेरा इनवर्स आ गया। f डैश छोड़ो, f इनवर्स लिखते हैं, यानी मेरा, ओहो, मेरा f इनवर्स ऑफ x आ गया a की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2a की पावर x। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इनवर्स को फाइंड कर रहे हैं। पॉज करके जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, the inverse of the bijective function is unique and also a bijective function, also bijective। ठीक है, एंड ऑल्सो, या ऐसे इसको लिखना सही नहीं है, ए हटाओ यहां से, है ना, एंड ऑल्सो बाइजेक्टिव लिखो, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये तो हमें पता ही है कि हम सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाल पाते हैं, है ना, फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उन्हीं का इनवर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी जब आप बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकालते हो तो एक तो वो यूनिक आता है, यानी एक ही इनवर्स आता है। वॉल्यूम याद है ना, कि अगर y की एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो हम डोमेन रेंज के हिसाब से रिजेक्ट कर देते हैं, एक ही वैल्यू लेते हैं, तो एक ही इनवर्स आता है, यूनिक होता है, और जो इनवर्स आ रहा है वो अपने आप में बाइजेक्टिव भी होगा, यानी वो खुद 1 1 और ऑन टू होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर कोई फंक्शन है f जो a से b डिफाइंड है, ठीक है, वो फंक्शन इनवर्टिबल होगा, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ देयर इज अ यूनिक फंक्शन, इफ देयर इज अ यूनिक फंक्शन, अगर कोई यूनिक फंक्शन हो जो g हो, जो b से डिफाइंड हो, सच दैट जब आप फॉग निकालो तो वो IB के बराबर आए, और जब आप गॉफ निकालो तो वो IA के बराबर आए, है ना, जहां पर IA और IB
आइडेंटिटी फंक्शंस होंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं डेफिनेशन नंबर 2 से। मैंने क्या बताया? मैंने बताया मान लो आपने फॉग निकाला और वो एक्स आया, आपने गॉफ निकाला वो भी एक्स आया। अगर फॉग और गॉफ दोनों एक्स और एक्स आ गए, बराबर आ गए, इसका मतलब यह है कि एफ फंक्शन जो ए से बी डिफाइंड है और जी फंक्शन जो बी से ए डिफाइंड है, तो इसका मतलब है ये इसका इनवर्स होगा और एफ मेरा इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी इसको नोट करिए जल्दी, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बात करते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये है, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, देन द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस of each other, of each other about the line, about the line y equal to x। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, मैं लगाया अगर f और g आपको पता पड़ गया इनवर्स है एक दूसरे के, तो जब आप उनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट वो ग्राफ मिरर इमेज बनाएगा एक दूसरे की। ये बात की श्योरिटी है पूरी। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए काम करते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं। लेट एक फंक्शन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और एक फंक्शन ले लेते हैं जी एक्स जो इसका इनवर्स होता है, जो मेरा लॉग एक्स है। ठीक है, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, वी नो डेट कि ई की पावर एक्स एंड log x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अब इन दोनों का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं ना, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करूं एक्स और वाई, तो इनका ग्राफ पता है कैसा आएगा? ई की पावर एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का और log x का ग्राफ तो ऐसा होता है, जो 0,1 से पास होता है, ये 0,1 से पास होगा। और दूसरे वाले का ग्राफ बनाओगे तो वो 1,0 से पास होगा, है ना। इसका ग्राफ बनाओगे तो वो 1,0 से पास होगा, जो ये मेरी y इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये थोड़ा इस तरीके का ग्राफ आएगा 1,0। तो ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेजेस बनाते हैं। लग नहीं रहा होगा, लेकिन मिरर इमेजेस होती है ये, और ये इसका मिरर इमेज होता है। तो ये बात याद रखनी है कि अगर f और g हमारे दो इनवर्स के ग्राफ हैं, तो जब आप उनका ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन and its inverse
एंड इट्स इनवर्स intersect each other अगर कभी ऐसा होता है कि आपने फंक्शन का ग्राफ बनाया और उसके इनवर्स का ग्राफ बनाया और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the points of intersection always lie on a straight line that is y equal to x. ये बात याद रखो, ठीक है? ग्राफ के बारे में दो प्रॉपर्टी है और दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपने फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ बनाया तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। इस कंडीशन में दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे दोनों ग्राफ के, वो एक स्ट्रेट लाइन पर आएंगे और वो लाइन y इक्वल टू एक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको, बल्कि देखो इसको मैं ऐसे समझा, ये मेरा x हो गया, y हो गया, ठीक है? अब मेरी y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है? ये होती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, तो मुझे लगता है कि मुझे स्केल से बनानी चाहिए। ये जो लाइन है ना मेरी, ये लाइन, ये y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है? अब मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाया, जो किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है? अब जो मैं इसके इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा वो ऐसा बनेगा। ये पता है क्या है? ये एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन के, ये पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे आएंगे y इक्वल टू एक्स पर। ये बात समझाना चाहिए, ठीक है? तो ये हुआ हमारा पूरा कैलकुलस सीरीज का इनवर्स टॉपिक खत्म, ठीक है? अब हम कैलकुलस सीरीज के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो टोटल 15 लेक्चर्स में लगभग यहां पर फंक्शंस खत्म हुआ है। अब कल से हम कैलकुलस सीरीज में दूसरे टॉपिक पे आएंगे, डेट इज लिमिट। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।